MCQs रिलेटेड टू स्टमक। स्टमक के MCQs ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और GERD में से आते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, इसमें एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है पेप्टिक अल्सर में, ठीक है। दिस पेन इज़ एपिसोडिक, मीन कॉन्टीन्यूस नहीं होती ये पेन, एपिसोडिक होती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट के पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का रिलेशन फूड के साथ होता है। फूड इनटेक से इंक्रीज़ भी हो सकती है पेन और डिक्रीज़ भी हो सकती है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर स्टमक को इन्वॉल्व करता है, उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और अगर ड्यूडेनम को इन्वॉल्व करेगा उसको हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। और ड्यूडेनल अल्सर की पेन फूड इनटेक से रिलीव होती है। डी फॉर ड्यूडेनम, डी फॉर डिक्रीज़। तो ड्यूडेनल अल्सर की पेन डिक्रीज़ होती है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर की पेन इंक्रीज़ होती है। 70 to 80% पेप्टिक अल्सर्स एच पाइलोराई की वजह से होते हैं। और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, GERD में भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं, GERD का पेन हमेशा बर्निंग पेन होता है, जबकि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का पेन बर्निंग नहीं होता। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये सब MCQ पॉइंट्स थे, ठीक है। अब एक अगर पेशेंट प्रेजेंट करे उसमें नॉन रेडिएटिंग अपर एब्डोमिनल पेन है, मीन एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है, तो उसको हम इन्वेस्टिगेट किस तरह से करते हैं। ऑप्शंस में एंडोस्कोपी नहीं था, सिर्फ गैस्ट्रोस्कोपी था ऑप्शन में, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शंस इररेलेवेंट थे, सो हम लोग इसके लिए गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को जो सजेस्ट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में होती है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड MCQ इस क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर का ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एच पाइलोराई। एच पाइलोराई की वजह से ही ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं और इसी की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर सबसे ज़्यादा कॉमनली होते हैं, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन ऑफ नॉन रेडिएटिंग बर्निंग पेन आफ्टर मील। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का भी मील के साथ रिलेशन होता है, पेन इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। और GERD में भी पेन का मील के साथ रिलेशन होता है। तो फिर आप कहोगे कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। बर्निंग पेन अगर होगी तो वो GERD की होगी, और जो वैसे पेन होती है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की होती है, ठीक है। इसमें GERD की बर्निंग पेन इसलिए होती है क्योंकि स्टमक के एसिडिक कंटेंट एसोफेगस में जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जलन होती है। और इसको हम इन्वेस्टिगेट किस तरह से करते हैं, एसोफेगोस्कोपी करते हैं। ये बेसिकली इस MCQ का पॉइंट था, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विथ गैस्ट्रेक्टमी या जब आइलियल रिसेक्शन करते हैं उसके बाद पेशेंट में अगर MCV वैल्यू इंक्रीज़ है तो उस वजह से बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ होता है और वो इंट्रिंसिक फैक्टर आइलियम के अंदर जाके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाता है। इसलिए जब भी स्टमक की रिसेक्शन होगी या आइलियम की रिसेक्शन होगी तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का ट्रिपल और क्वाड्रिपल रेजिम का भी पता होना चाहिए। उसमें मेट्रोनिडाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन और PPIs देते हैं ट्रिपल रेजिम में, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद हेमाटोमेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंडिकेटेड इन एमरजेंसी। तो पेशेंट को वॉमिटिंग के अंदर वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, एमरजेंसी में इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स फ़ौरन पेशेंट की चेक करवाएंगे क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, IV PPIs भी देंगे, GIT की एंडोस्कोपी भी अरेंज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेरियम स्वेलो भी करवाएंगे। सुक्राल फेट पेशेंट को इमीडिएटली नहीं देते। प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी नॉट सीन इन, बाकी सब कंडीशंस में प्रोटीन्स लूज हो रही हैं, सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें प्रोटीन्स लूज नहीं हो रही, दैट इज़ ड्यूडेनल अल्सर। क्रॉन में भी होती हैं, लिम्फोमा, ट्रॉपिकल सीलिक डिजीज़, इन सब में प्रोटीन्स लूज होती हैं, मीन बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं, ड्यूडेनल अल्सर्स में सिर्फ नहीं होती, ठीक है। अगर एक पेशेंट उसमें एपिगैस्ट्रिक पेन है और वैसे उसके साथ एसोसिएटेड कोई दूसरी सिम्टम नहीं है, ना तो स्टूल में कोई ब्लड है, ना वेट लॉस है, ना कोई नोजिया वॉमिटिंग की हिस्ट्री है, तो वो नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया होगा, मीन सिंपल उसमें पेन है, कोई भी अल्सर्स भी नहीं बने हुए। इन्वेस्टिगेशन पे जब की एंडोस्कोपी तो अल्सर्स भी नहीं थे, इसका मतलब इट इज़ सिंपल नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। पेशेंट प्रेजेंट विथ बर्निंग पेन, जब भी बर्निंग पेन का जिक्र आएगा इसका मतलब कि वो GERD ही है, इट इज़ एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, मैंने आपको पहले भी बताया। ज़ोलिगर एल्सन्स में गैस्ट्रिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एसिड सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम गैस्ट्रिन लेवल को डायग्नोज करके इसको डायग्नोज करते हैं, इस लेवल को चेक करते हैं। गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम में बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन होती है,
पाइलोरस के रीजन पे ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन होती है और इसमें परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है पेशेंट में, वॉमिटिंग स्टॉप ही नहीं होती, डेली बहुत दफ़ा दिन में होती है और ख़ास तौर पे पाइलोरस के रीजन पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एच पाइलोराई को हम कैसे डायग्नोज करते हैं? स्टूल एंटीजन पे। वैसे तो इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है कल्चर है, इसके अलावा हम इसके लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूल एंटीजन ऑप्शंस में था, ठीक है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गैस्ट्रिक अल्सर्स और ड्यूडेनल अल्सर्स एच पाइलोराई की वजह से होते हैं। देन एमसीक्यूज रिलेटेड टू एसोफेगस। एसोफेगस में एक लेजिया से रिलेटेड एमसीक्यूज आए हुए हैं। एक लेजिया मैं इसके लिए अलग एक वीडियो भी बना चुकी हूँ। एक लेजिया में बेसिकली क्या होता है कि लोअर एसोफेगस की टोन बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से सबसे पहले तो लिक्विड डिस्फेजिया होता है, बाद में बहुत जल्दी सॉलिड डिस्फेजिया भी होता है। तो अगर किसी पेशेंट में लिक्विड और सॉलिड डिस्फेजिया दोनों एक साथ परसिस्ट कर रहे हैं तो वो एक लेजिया का केस होता है। इसमें बर्ड बीक साइन होती है, मीन्स के एसोफेगस का जो लोअर एंड है ना वो इस तरह से हो जाता है, तो मीन्स के पेंसिल की टिप की तरह का लोअर एंड हो जाता है। तो अभी सिनेरियो देख लेते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, recurrent pneumonia, dilated esophagus and pencil tip on barium swallow। बेरियम स्वेलो पे बर्ड बीक साइन या उसी को उन्होंने पेंसिल टिप कहा है, तो डायग्नोसिस विल बी एकलेजिया। अल्कोहलिक के अंदर जो सवेयर वॉमिटिंग की वजह से जो टीयर आता है उसको हम कहते हैं मैलरी वेस्ट टीयर, ठीक है। नट क्रैकर एसोफेगस की ट्रीटमेंट में निफिडेपिन देते हैं। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालिटिक वेव होती है, उसको इनहिबिट करने के लिए हम निफिडेपिन देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। एडिनोकार्सिनोमा कॉमनली अराइज इन एसोफेगस। एसोफेगियल वायरसेस के ट्रीटमेंट के लिए हम बैंड लाइगेशन करते हैं, ठीक है। अगेन एकलेजिया का सिनेरियो है। एकलेजिया में मैंने आपको अभी बताया कि बोथ सॉलिड लिक्विड डिस्फेजिया होता है, ठीक है। तो वो केस किसका होगा? एकलेजिया का होगा। जो कार्सिनोमा है उसमें सिर्फ सॉलिड डिस्फेजिया होता है, वो ओल्ड एज में होता है। और जो एकलेजिया है वो यंग पेशेंट में होता है। तो पेशेंट की एज 25 ईयर्स थी और उसमें बोथ सॉलिड लिक्विड डिस्फेजिया, सो इट विल बी एकलेजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ डिस्फेजिया? सिर्फ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में डिस्फेजिया नहीं होता, एकलेजिया में भी होता है डिस्फेजिया, कार्सिनोमा में भी, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, बल्बर पाल्सी, इन सब के अंदर डिस्फेजिया होता है, सिर्फ गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम में नहीं होता। लिवर से रिलेटेड 2 MCQs ही रिपीट हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ डाइसेंट्री विद फीवर एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। ये एमीबिएसिस होती है, एमीबिएसिस में फीवर होता है, डाइसेंट्री और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रूट ऑफ हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन इज फीको ओरल रूट। मीन्स सबसे ज़्यादा फीको ओरल रूट से कौन सा इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है? हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। इन MCQs रिलेटेड टू पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में इसमें भी अपर एब्डोमिनल पेन होता है जो बैक की तरफ रेडिएट करता है, ठीक है। और पेंक्रियाज के डायग्नोसिस के लिए हम सीरम अमाइलेज लेवल चेक करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, MRI, एक्सरे, ये सब टेस्ट पेंक्रेटाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं। तो सिनेरियो देख लेते हैं कि पेशेंट कंप्लेन ऑफ अपर एब्डोमिनल पेन फॉर 3 डेज, वॉमिटिंग है पेशेंट को और उसका डायग्नोसिस एक्यूट पेंक्रेटाइटिस बनाया। ये भी सिनेरियो में बता दिया था। उन्होंने पूछा कि इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को? सीरम अमाइलेज लेवल चेक करवाएंगे। एंड सेकेंड सिनेरियो इसकी हिस्ट्री ऑफ पेन रेडिएटिंग टू बैक। तो अगर अपर एब्डोमिनल में पेन है, अपर एब्डोमिनल रीजन में, और बैक की तरफ रेडिएट करिए, वो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की पेन होती है, ठीक है। क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस को डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, ऑल ऑफ द अबव। ई ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। कौन सी ड्रग पेंक्रेटाइटिस कॉज करती है? ये एक एंटी सीजर ड्रग है, सोडियम वेलप्रुएट। ये हमारे पास पेंक्रेटाइटिस कॉज करती है।